नमस्कार बच्चों, एसएससी 10th का मराठी का चौथा लेसन उपवास हम पढ़ने जा रहे हैं। इनके लेखक है पु ल देशपांडे। इनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। इसमें हमने शाल का लेसन पढ़ा उसमें भी पु ल देशपांडे थे। तो ही पु ल देशपांडे इनका जो ये पाठ है बहुत हास्यवादक है। तो उसको कैसे है थोड़ा हम अपने इस पाठ का समरी पढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्पपूर्तीत असे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले। यानी सामान्य लोग अपना संकल्प अपना नियम कैसा रखते हैं और नियम पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं उसका थोडा हास्य यानी विनोद इस पाठ में दिया गया है। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे। इस पाठ में लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने उपवास रखा था और वो चौल में रहते थे। तो उन्होंने उपवास रखा तो पूरे चाल में उनकी बातचीत हो रही थी। आते जाते ऐसा क्या गड़बड़ कर रहे ये, क्यों ऐसा कर रहे, इस तरह उनको टॉन मारा जाता था। पेल्लं नाही तेव्हाच खाजगी झालं, यानी आपको नहीं हो रहा है, उपवास नहीं कर पा रहे तो क्यों करते हैं। ऐसे कुछ कुछ वाक्य लेखक के कान पर आ गए। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, यानी कोई मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैंने किसी की बात पर मुझे ध्यान देना ही नहीं चाहिए, ऐसे अपने मन में मैंने तय कर रखा था। 181 पाउंड यानी 82 किलो उनका वजन था। रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यासमोर नाचत होते। आपको पता है रेलवे स्टेशन पर एक काफ़ी साल पहले मशीन रहता था और उस मशीन पर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका वज़न भी दिखता था। एक छोटा सा कार्ड आ जाता, सामने वज़न और उसके नीचे आपका भविष्य। ये सब झूठा रहता है लेकिन शौक़ के लिए लोग अपना वज़न देखते थे कि मेरा अभी वज़न कितना है। तो वैसे उन्होंने कहा कि रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यासमोर नाचत होते। उन्होंने भी मशीन पर ये देखा था और तभी बोल रहे हैं कि दिन भर मुझे रात दिन ये कार्ड मुझे सामने दिख रहा है। इतना मेरा वज़न कमी केले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। उन्होंने सोचा इतना वज़न है तो मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए। झोप कमी झाली तर वज़न उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। यानी नींद कम की तो आपका वज़न घट जाएगा। इस बात से मैं बड़ा विचलित था। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। यानी उनकी पत्नी का कहना है कि वो पूरे गाढ़ यानी एकदम गहरी नींद में सोते नहीं है। ये इस बात पर विश्वास नहीं था क्योंकि सही में वो गहरी नींद में सोते हैं और वो कह रहे हैं कि गहरी नींद में मैं नहीं सोता। घोरत असता रात्रभर अशा सारखी उत्तरे ती मला करत असे। यानी दिन भर रात भर खर्राटे मारते रहते हैं, ऐसे उनकी पत्नी उन्हें बार बार कहती थी। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। अभी उन्होंने तय कर लिया 2 महीने के अंदर 50 पाउंड यानी मैं 25 किलो अपना वज़न कम करूँगा, करके दिखाऊँगा ही, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। और उनके पास एक आहार शास्त्र यानी जो आहार कैसे लिया जाए डाइट पर उनके पास एक किताब थी। उस किताब को पढ़कर उन्होंने तय कर लिया कि अभी मैं आधा से आधा वज़न अपना घटाऊँगा। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दाबदलांची माझी आस्था वाढू लागली। यानी प्रोटीन के पदार्थ, चर्बी के पदार्थ ये सब मैं कम करूँगा क्योंकि उससे तो
वजन और बढ़ता है। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या। यानी जो थाली में खाना रखा जाता था तो उसमें जो वज़न बढ़ाने के खाना दिख रहा था, तो वो सोच में पड़ गए मैं अभी क्या करूं। वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज़ डझनवारीने भेटू लागले। जो वज़न घटाने वाले लोग हैं तो वो बार बार मुझे मिलते थे और सूचना देते थे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतकेच काय, आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती। त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला। उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकेकर। अभी उनके चौल में सोकाजी त्रिलोकेकर एक व्यक्ति था कि इन्होंने उपवास क्यों कर रहे हो, अवहेलना, यानी उनको बार बार नोच नोच के बताते, नहीं बाबा क्यों कर रहे हो उपवास, तुमसे होने वाला ये उपवास होने वाला है, तुम तो दिन भर खाने वाले आदमी हो। इस तरह बातें उनको सुनाते थे और डाइट की सलाह देते थे। वही कौन? सोकाजी त्रिलोकेकर। तुला सांगतो मी पंत, डाइट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचे नाव काढू नकोस। अब इन्होंने सोकाजी त्रिलोकेकर नहीं बोला कि पंत, यानी लेखक को वहाँ के लोग पंत कहते थे कि तुम डाइट करो, बटाटा यानी आलू छोड़ दो और बटाट्याचं नाव काढू नकोस, यानी आलू का नाम भी मत निकालो। अगर नाम निकालोगे तो तुम्हें खाने की इच्छा होगी, लेकिन तुमको आलू बिल्कुल नहीं खाना है। हो म्हणजे कुठे राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणूच नका। अगर आपको कोई पूछता है भाई आप कहाँ रहते हो, तो कहो कि मैं चौल में रहता हूँ, बटाटे का नाम भी मत लो, क्योंकि उस चौल का नाम ही था बटाट्याची चाळ। और ये जो आपका जो लेसन है वो लेसन भी बटाट्याची चाळ इस पुस्तक से ही लिया गया है। वजन वाढले, खी 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 खी, जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे मला कळत नाही। नेहमी तिरके बोलायचं म्हणजे काय, यानी जनोबा रेगे। अभी इसमें सब अलग अलग लोगों के नाम दिए, वो आपको याद रखने हैं। अब जनोबा रेगे मतलब हंस रहे कि अरे वजन बढ़ा है इनका, और दात दिखा रहे। पण सोकोजी त्याला परस्पर जामून टाकले। ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जो काय मारतोस नेहमी, मी सांगतो तुला पंत, बटाटा सोड। मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटले याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। अब वो सोकोजी जनोबा रेगे को चिल्ला रहे कि क्या दांत निकाल रहे हो, क्या उनकी मजाक उड़ा रहे हो। कुछ नहीं, मैं जोक कर रहा हूँ क्या, मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि तुम आलू छोड़ दो। इसलिए उसने कहा कि मैंने अपना वज़न घटाने के लिए क्या क्या किया मैं तुम्हें लिस्ट बताता, लेकिन पहली लिस्ट में पहला नाम है बटाटा। बटाटाच ठीक है पंत, आधी भात छोड़। एक सल्ला। अब किसी और ने बता दिया कि बटाटा क्या बटाटा कर रहे हो, अब चावल छोड़ दो। भातानं नुसतं लठ्ठ व्हायला होतं। आमच्या कोकणात सगळे भातच खातात, कुठे लठ्ठ, कुठे आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा। काशीनाथ नाडकर्णी। अब ये काशीनाथ नाडकर्णी ये कोकण के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भात खा के कुछ नहीं होता है, हमारे कोकण के लोग मच्छी और भात ये खाते रहते हैं, तो वो कहाँ इतने मोटे होते हैं, कुछ नहीं, तुम दाल छोड़ दो। फिर दूसरा कौन बोला, मुख्य म्हणजे साखर सोडा, मी सांगू का, मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा। एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन, आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचं म्हटलं। अब दूसरा आदमी बोला, बाबू काका। ये बाबू काका बोल रहे हैं कि शक्कर छोड़ दो, नमक छोड़ दो, घी छोड़ो, मक्खन छोड़ो, क्योंकि हमारे ऑफिस का जो क्लर्क था उसका 10 किलो वज़न 5 किलो वज़न कम हो गया, इसलिए ये सब तुम कम करो। बाबू काका ने बोला, तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा, यानी जो ऑयली पदार्थ है उसको छोड़ दो। दिवसा झोपणं सोडा, दिनभर सो नहीं। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। अब तीसरे ने कहा, भाई तुम पत्ते खेलते हो वो छोड़ दो, क्योंकि बैठ बैठ के भी वज़न बढ़ता है।
मी मात्र या सर्व जणांचं ऐकून मनाचं ठरवले होते. पहिला उपाय मी आहार परिवर्तन सुरू केले. क्या होता है कि मराठी में कहावत है कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, यानी लोग कितना भी बोले पर आपका मन क्या कहता है वही करो. इसलिए लेखक ने क्या बोला कि मैंने सबका सुन लिया पर अभी अपने मन का ही सुनूंगा. इसलिए उन्होंने पहला उपाय क्या किया, आहार परिवर्तन, यानी जो भी खाता हूँ उसमें परिवर्तन यानी बदलाव करूँगा. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला. पहिल्या दिवशी विशेष फरक वाटला नाही. घरात साखर बंदी जाहीर केली. यानी पहला उन्होंने क्या किया कि शक्कर बंद किया, यानी शक्कर बिना चाय पीने की आदत डाल दी. पहले दिन उनको तकलीफ़ हुई लेकिन आदत बन गई और उन्होंने अपने घर में अपनी बीवी को बोल दिया कि शक्कर यूज़ नहीं करना है. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. कुटुंब, पहले ज़माने में अपनी पत्नी को कुटुंब कहा जाता था. आज के ज़माने में पत्नी को नाम से पुकारा जाता है, लेकिन तभी नाम से पुकारना भी अलाउड नहीं था. सिर्फ कहा जाता कुटुंब इकडे या, कुटुंब हे द्या, या कभी कभी अरे ओ भगवान इस तरह बोला जाता. लेकिन तभी भगवान भी नहीं और बहन भी नहीं, सीधा कुटुंब. तो वैसे कुटुंबाला यानी अपनी पत्नी को उन्होंने कहा दिवाली में सब चीज़ें तीखा मीठा काही तीखा मतलब नमक सॉल्टी बनाना है. ओके. मुलांसाठी म्हणून थोडं गोडाधोडाचं करायचं तर कर, यानी बच्चों के लिए तुमको मीठा बनाना तो बनाओ मगर मेरा सब तीखा बनाओ. एवढी सवलत ठेवली. पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवायला लागला. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते. भात वर्ज्य करणे म्हणजे चावल बिल्कुल नहीं खाना, तो ये उनको थोड़ा तकलीफ़ में हुआ. म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. यानी पहला थोड़ा सा भात, फिर ताक भात यानी छाछ और चावल खाया और थोड़ा सा चावल साइड में रख दिया. नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता. याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीतही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही. यानी उनकी बीवी ने सब्ज़ी बनाई, पालक की सब्ज़ी, उसमें नमक ही नहीं था. सिर्फ उस पालक को उबाला और वो लेखक को खाना पड़ा. अब वो सोच रहा है कि अभी मेरी पत्नी क्या क्या अलग अलग तरह से क्या क्या मेरे लिए बनाती है पता नहीं. पहिला दिवस सुरळीत गेला. पहले दिन बहुत अच्छा गया. दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. व्रतभंग यानी व्रत माने उपवास, भंग माने छोड़ना. जब उपवास तोड़ा जाता है उसका शब्द समूहाबद्दल एक शब्द. व्रत तोडायचा असेल तर त्याला शब्द काय, व्रतभंग. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती. यानी ये कचेरी में काम करते थे, कार्यालय में, ऑफिस में काम करते थे. तो उन्होंने लोगों को पता चला कि भाई ये जो पंत है अपना वज़न घटाने के चक्कर में है. सब अपनी अपनी बातें सोचने लगे कि इसको वज़न घटाने के लिए हम क्या क्या बताएं. आपस में चर्चा होने लगी. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली. त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. यानी उनके ऑफिस में काम करने वाला आदमी था अन्ना नाडगौड़. तो उनको प्रमोशन मिला और उन्होंने क्या किया, पूरे सेक्शन को पार्टी दी. कॅन्टीनच्या आचार्याने त्याच्या तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. यानी कैंटीन का जो खाना बनाने वाला आचार्य था तो उसने क्या किया कि लेखक को पूरा डाइट का खाना बना के दे दिया. सारे बरे न खावे तर अण्णा गौडाला वाईट वाटणार. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत
मिठाई घालून ठेवली होती. यानी कितना स्मार्ट है कि मिठाई में शक्कर डाल के मिठाई बनाई जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया था, शक्कर में थोड़ी सी मिठाई डालकर उनको दे दी. घासा घासा गणिक सहस्त्रावधी कैलोरीज पोटात चालल्या होते. यानी थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी कैलोरीज लेखक के पेट में थी. इसलिए त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. यानी इतना कड़वाहट, अलग अलग चीज़ें उनके पेट में गई थी कि जो भी मीठा खाते तो उनको मीठापन महसूस ही नहीं होता. बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कॅलरीज. चिवडा अस्सल वनस्पतीतला यानी अस्सल घी का, त्यामुळे आणखी कॅलरीज. एवढे सगळे हादळून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली. या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौडने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली. इन्हें इतनी सारी चीज़ों के बाद ये जो भिकोबा मुसळे ये जो था वो टॉन मार रहा था कि ये बटाटे वड़े है, चिवड़ा है, इस तरह अच्छी अच्छी मिठाई, अच्छी अच्छी चीज़ें वो बता रहा था. और फिर उन्होंने बोला अरे भजी नहीं तो पार्टी कैसी. इसलिए वापस नाडगौड ने वापस स्पेशल भजिया मंगाई. शेवटी मला राहावेना. भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाईटवर असल्याचे सांगितल्यावर मला सर्वांनी मला वेड्यात काढले. यानी मुझे रहा नहीं गया. मैंने 6 प्लेट भजी खाई और बोला कि मैं आजकल डाइट पर हूँ. और सब मुझे पागल ही हूँ इस तरह मुझसे बातें करने लगे. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध. भिकोबा मुसळे म्हणाला. मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय. आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला. तुझी कुंभरास नी कुंभलग्न आहे. नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे. असं कोण म्हणालं. भिकोबा मुसळे. ये भिकोबा मुसळे क्या बोला कि मैंने, तू क्या वज़न और खाना पीना छोड़ रहा है. मैंने 21 गुलाबजाम खाया. इतना ही नहीं तो मैंने ज़िंदगी भर कभी मैंने एक्सरसाइज भी किया नहीं. और ये तुम्हारी राशि जो है सिर्फ क्या है, खाने का काम करती है. और इसलिए तू मोटा है और मोटा ही रहेगा. और ये मोटापन अपने हाथ में नहीं होता है. नॉनसेंस. जगदाळे ओरडला. रनिंग कर रोज़. यानी जगदाळे किसको बोला, ये भिकोबा को. तो उसने क्या कहा, जगदाळे ने अपने लेखक को क्या बोला, रनिंग कर यानी रोज़ दौड़ने जा. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मार यानी स्किपिंग कर. बरे का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. कमलिनी केंकरे म्हणाली. यानी उनके ऑफिस में और एक काम करने वाली लेडी थी, उसका नाम था कमलिनी केंकरे. वो बोली अरे ये रस्सी उड़ी यानी स्किपिंग करो. मतलब क्या है, उससे वज़न और कम होगा. मेरी बहन का कम हुआ. कितना, 20 किलो वज़न कम हुआ. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे, संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले. उन्होंने तय किया कि मैं सुबह जाके रनिंग करूँगा और शाम को मैं रस्सी उड़ी करूँगा. और ऐसे कहते उन्होंने 7वीं भजी की प्लेट उठा ली. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटबाबतचा उत्साह अवर्णनीय होता. यानी मेरे कुटुंब यानी उनकी पत्नी, इनका वज़न घटाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करती रहती थी. रोज़ काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. मतलब अलग अलग पदार्थ उनके थाली में आता गया. एके दिवशी परवर उबाल कर उसकी सब्ज़ी, फिर सेंग जो लंबी आती है, फिर पडवळ, भिंडी, चवळीच्या शेंगा, भाज्यांचे खुराक. यानी इस तरह इनको उबाल कर उसका पानी या सिर्फ उबाल कर भाजी खाने के लिए दी जाती थी. कोबी, कॉलीफ्लावर, बाळसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून यानी कोबी और कॉलीफ्लावर इनको अपने घर से हटा दिया. यानी उनको मतलब उनके सब्ज़ी में, खाने में ये सब्ज़ी दी नहीं जाती थी.
सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होत राहिला नाही. बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशा पूर्वीच कधीच कल्पना आली नाही मला. यानी सुबह सुबह चाय पीता हूँ तो कड़वी चाय. मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी कड़वी चाय सुबह सुबह पीने पड़ेगी. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. उन्होंने पूछा कि पहले जो चाय थी मतलब बिना शक्कर की चाय वो कड़वी नहीं लगती, लेकिन अभी क्यों कड़वी लग रही है, वो अपनी पत्नी को सवाल पूछ रहे. हेच ते म्हटलं काय उगीच. अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळी. नव्हता मग बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंच. अहो थोडीशी राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली. आजपासून बिनसाखरेचा चहा केला नहीं साखर न घालता. मतलब उन्होंने बोला कि पहले मुझे तुम्हें चाय दी वो बिना शक्कर की, वो कड़वी नहीं लगी, लेकिन बाद में मुझे कड़वी लग रही है, क्यों. तब उन्होंने क्या बताया उनकी पत्नी ने कि वो बिनसाखर मतलब बिना शक्कर की चाय देने गई थी आपको, लेकिन वो बिना शक्कर की थी ही नहीं, क्योंकि डिब्बे में थोड़ी सी शक्कर है, तो मैंने सोचा चलो ये डाल के डिब्बा ख़त्म कर दूँ, इसलिए मैंने वो आपको चाय में शक्कर डाल दी. हाँ लेकिन अभी शक्कर ख़त्म हो गई है, अभी आपको बिना शक्कर की चाय ही मिलेगी. म्हणजे खलास. अगं किती कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतं आहे माझं वजन. पण चांगलं नाहीच केलं मला. उगीच आरडाओरडा नका करू. वजनात ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी आणि उगीच मागून खात नाही म्हणावं. आम्ही स्वतःच कमवून खातो म्हणावं. वाढलं तर वाढू दे वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावत ती उद्गारली. उनकी पत्नी बोली, क्या चिल्ला रहे हैं आप, वज़न क्या तो कम हो जाएगा और बढ़ गया तो बढ़ गया. हम किसी का लेकर खाते थोड़ी है, हम अपनी कमाई का खाते हैं. क्यों वज़न वज़न करके चिल्ला रहे हो. तो बच्चों के लिए जो लड्डू बनाए थे वो पेट में खाने के लिए बच्चों को रखा तो प्लेट में रखा और प्लेट में रखते रखते उन्होंने ये बात अपने पति को सुनाई. लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात. इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कुणी. उसने कहा कि भाई लड्डू बनाया तो उसमें शक्कर तो होगा ही. तो उसने बोला कि अरे शक्कर के बिना कोई लड्डू होता है क्या, हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं करता. तात्पर्य चहा बिन साखरेचा होता खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिलीच उडी शेवटची ठरली. मैंने रस्सी उडी करना चाहा, पहली बार किया लेकिन वो अंतिम ही रही. दोबारा मैंने उसका प्रयोग नहीं किया. क्यों नहीं किया देखते. कारण 8x10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरणे अवघड. यानी बेडरूम में उन्होंने रस्सी खेलना शुरू कर दिया. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. जब मैंने एक रस्सी सिर पर डाल दी, डालने के बाद वो रस्सी ड्रेसिंग टेबल पर तेल की बॉटल, दवाई की बॉटल वो उस रस्सी ने गिरा दी. दुसऱ्यांदा अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात. अब फिर मैं गैलरी में गया, थोड़ा गैलरी में थोड़ा घर में चलाया, तो फिर क्या हुआ, हमारे बगल के जो आचार्य बर्वे थे उनके गले में आ गई. और वो तो दिन भर मेरा गुस्सा ही करते थे और मैं उपवास करता, इसके लिए सब चौल के लोग बड़े परेशान कर रहे मुझे. फिर आचार्य बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास है त्यांच्या खास राखीव कुरण. यानी उपास करना ये उनको नहीं जमता था. तो उन्होंने देखा कि आचार्य बर्वे आए और उनके गुस्से में आए तो उनके गले में वो रस्सी
पड गई. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक केलं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखं बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. उन्होंने कहा कि तुम ये रस्सी उड़ी का जो खेल कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक है, पर ये बचपना है. ये बचपना तुमने मेरे साथ किया, ठीक है, अगर दूसरे के साथ किया होता तो तुझे मार ज़रूर पड़ती, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ. पण मी मुद्दाम नाही केलं. आचार्य, अहो वज़न कमी करायला दोरी उड्या मारतोय. मैंने जानबूझ के आपके गले में रस्सी नहीं डाली, तो मैं अपना वज़न घटाने के लिए कर रहा हूँ. काही उपयोग होणार नाही. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा. संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. उन्होंने कहा, आप ये जितना परिश्रम ले रहे हैं वज़न घटाने का, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके ज़ुबान में ही लगाम नहीं है. जो मिलता है दिखता आप खाते जाते हो. आप तन मन लगाकर उपवास नहीं करते हो. जो दिखता है खाते जाते हो. इसलिए पहले खाने की चीज़ें छोड़नी चाहिए. आता उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा. अब उसके डॅडी के पास आया. ठीक आहे, प्रथम बोलणं सोडा. बोलणं सोडू? अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. यानी अभी कम बोलोगे तो तुम्हारी ज़ुबान कम रहेगी और तुम्हारे खाने के जो चोचले हैं जो खाते हो वो कम हो जाएगा. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. का पण? एवढा संयम नाही तुमच्यात. मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे. मौन ही शक्ति, मौन ही, यानी जितना तुम मुंह बंद रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. यानी मैं रस्सी कूद कर रहा था तो मेरी एक रस्सी के नोक मेरे पिताजी ने पकड़ा दी और मौन रहने का महत्त्व क्या होता है वो बताते जा रहे थे. शेवटी त्यांचा वाक प्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? अब उन्होंने कहा, वाक प्रवाह माने जो खाने की चीज़ें रोकने का जो प्रवाह होता है उसको कहते वाक प्रवाह. तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, अगर आप बोल रहे हैं बोलो नहीं, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. उन्होंने कहा कि बोले बिना मेरा काम होता नहीं है. मैं रहा टेलिफोन ऑपरेटर और मुझे कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है. मग कसं वजन उतरणार तुमचं? अत्यंत करुणापूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. यानी रस्सी उनके हाथ में, मतलब लेखक के हाथ में दी और देखा कि कहीं मैंने फिट बांधी तो नहीं, और ये गुस्सा होके उनके पिताजी निकल गए कि बोले तुम्हारा बोलना बंद नहीं तो तुम्हारा वज़न कैसे घटेगा. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे वज़न उतरेपर्यंत उपास. माने मैं उपास रखूँगा, पर जब तक मेरा वज़न कम होता है तब तक, उसके बाद वापस मैं अपना खाना शुरू करूँगा. मला ही काटकोळा झाल्याचे स्वप्न पडू लागली. भरल्या ताटावर मी उठू लागलो. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचा काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो. अब उनको सपना आने लगा कि वो काड़ी पहलवान, मतलब इतने पतले जैसे पेंसिल दिख रही है आपको, उस तरह से मैं पहलवान बन गया हूँ. और मैं खाते खाते उठा. जो खाना में थाली में खाना है बिना खाए मैं उठा और मैं चाय भी नहीं पिया. साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. अंगाचा तिळपापड होणे यानी बहुत गुस्सा आना, खूप राग येणे. केवळ फळांवर मी जगू लागलो.
यानी अभी उसको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ फल खा रहा हूँ. लिंबाचा रस मला अमृतासारखा गोड लागू लागला. नीम का रस पीने लगा. धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागू. धारोष्ण मतलब क्या होता है? धारोष्ण दूध यानी सुबह सुबह भैंस या गाय उनका दूध निकाला जाता है. जब उनको चारा खाने के लिए दिया जाता है, घास खाने दिया जाता है, और पहला जो दूध निकलता है वो पहले दूध को कहा जाता है धारोष्ण दूध. वो धार निकाला जाती, इस तरह से धार निकाल कर वो दूध निकाला जाता है. वो दूध सुबह सुबह पीना चाहिए. और इसलिए वो अंधेरी के जो गोठा है जहाँ पर तबेला है गाय भैंसों का, वहाँ पर वो जाने लगा. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबाव्या लागल्या. यानी रस्सी उड़ी जो खेलते थे, मतलब कूदे थे, तो वो कूद मारना बंद हो गया. यानी रस्सी से कूद मारते थे वो उन्होंने बंद किया, क्योंकि सब उनको शिकायत लेके आते थे, इसलिए उन्होंने वो काम रोक दिया. 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. मतलब मैंने रस्सी उड़ी से 10 कूद लिया, लेकिन बाद में आगे नहीं जा पाया. कचेरी सुटली, यानी उनका ऑफिस छूट गया, की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. जवळजवळ 10 दिवस हा क्रम चालू होता. 10 दिन मैंने ये काम शुरू किया भी कि ऑफिस छूटते ही मैं गिरगांव से दौड़ते आने लगा और सिंपल साधा पौष्टिक खाना उसने शुरू किया. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. जैसे कोई छोटा बच्चा बीज बोता है और पेड़ कितना बड़ा आया, वो बीज के साथ वो पेड़ निकालते बाहर, बोलते अरे इतना बड़ा हो गया. उसी तरह मैंने भी सोचा कि चलो आज मैंने दौड़ लगाई, चलो मैं वज़न करता हूँ. रोज़ रोज़ जाके वज़न करने की मैंने सोची, पर नहीं की. बरोबर 1 महिन्याने मी वज़न करणार होतो. 1 महिना तुपाचा थेंब पोटभर जाणार नव्हता. केवळ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचं धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले. यानी रोज़ दूध नहीं पी पाता था और मेरे मुंह में घी भी नहीं गया, लेकिन जो आहार यानी जो खाना था वो उचित था. पंधरवडा भरात फक्त 2 वेळात साखर भात झाला. 15 दिन में सिर्फ 2 बार शक्कर का चावल खाया. एकदा साकोजीने चोरून कोळंबी भात चारला. खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नाही केला. यानी कोलंबी भात और नागपुर साइड में एक पदार्थ है, वड़ा भात कहा जाता है उनको, तो वो भी मिला. और लेखक कह रहा कि बस इतना 2 खाया, लेकिन मैं ज़्यादा चावल नहीं खाया, ऐसे कह रहा. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होती, त्यांनी पंत फरक दिसतो हां अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. यानी लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे पंत आपका वज़न घट गया. क्या सही में घट गया वज़न? नहीं, क्यों चुपके चावल ये भात वो भात खाते रहते और फिर कहते नहीं मैं एवढाच भात खाल्ला, जास्त खाल्ला नहीं. यानी उनका वज़न बढ़ गया था, पर लोग उनको बुरा न लगे इसलिए आते जाते चौल में रहने वाले लोग उनको कहते थे, पंत तुमचं वज़न कमी झालं बरं का. जनोब्या रेग्यासारखे अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत
भलतेच काय रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. यानी जो जनोबा रेगी वो हमेशा बुराई करने वाला इंसान वो कहता है अरे पंत किती रोडावलेत. रोडावले मीन्स दुबले हो गए. प्रशस्तीने माझी भीती वाटत होती एकाच गोष्टीची, म्हणजे मूठभर मांस वाढवण्याची. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढण्यासारखा नव्हतो. यानी मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा मांस नहीं बढ़े. लेकिन ये लोगों की बात सुनने के बाद मुझे पता चला कि मैं सही में दुबला हो गया हूँ. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवानियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पाउंडांनी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. यानी मैंने अपना मन माना, मतलब खाने में मैंने थोड़ा सा लगाम दिया, फिर मैंने अपनी ज़ुबान पर लगाम दिया, मन शांत किया कि नहीं ये नहीं खाना है मुझे, मैं ये नहीं खाऊंगा. इस तरह बातें करते शायद मेरा कम से कम 10-15 किलो वज़न कम हुआ होगा. त्या खात्रीने मी ऑफिसच्या समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणलेले तिकीट काढले. फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे शायद मेरा वज़न कम हो गया होगा. इसलिए मैं ऑफिस के बाहर जो मशीन था उस मशीन पर खड़ा हो गया और उससे जो वज़न का कार्ड मिला वो मैंने देखा. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाऊंड दाखवले होते. पण 1 महिन्याचा उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधन केल्यावर आज तिकिटावर वजन. मिनटाभर माझा विश्वास बसेना. यानी जब उन्होंने कार्ड देखा तो उन्होंने सोचा कि 1 महीना पहले मेरा 82 किलो वज़न था. 181 पाउंड, इसका आधा होता है 82 किलो. और इतना मैंने उपवास किया, ये कम खाया वो कम खाया, लेकिन आज टिकट पर वज़न क्या बता रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा. 192 पाउंड. यानी उनका 10 किलो और बढ़ गया. यानी 90 किलो उनका वज़न हो गया. आप बहुत समझदार और गंभीर है. यानी उसमें बताया गया कि मैंने बोला था ना आपको कि वज़न के साथ साथ भविष्य भी और वर्तमान भी बताया जाता है. तो उनको क्या कहा, आप बड़े समझदार हो और गंभीर, बड़े सोचने वाले व्यक्ती हो. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायचे सोडून दिले आहे. विशेषतः डाएटच्या आहारी तर जन्मात जाणार नाही. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. यानी उन्होंने सोचा कि अभी मैं कुछ वज़न वगैरह कम करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये वज़न का जो मशीन है वो कुछ वज़न अलग ही बताता है. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स करो. थैंक यू.